नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर किए आप सभी को ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 1 में जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 1 है। इसमें हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। मतलब जो पोएट का मूड है, पोएट की मनोदशा है, वो कैसे किसके अनुसार मतलब कवि ने कहा है कि कवि के अनुसार कि मतलब किसने चेंज कर दी है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। और जो कवि है, ठीक है, वो किस प्रकार उनकी मनोदशा बदल गई। तो कवि के अनुसार किसने उसकी मनोदशा को चेंज कर दिया, बदल दिया, किस प्रकार कवि की मनोदशा बदल गई। तो हम आंसर देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द स्नो फ्लेक्स। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसे रेफर किया गया है टू द स्नो फ्लेक्स। स्नो फ्लेक्स यानी कि बर्फ के टुकड़ों के लिए, ठीक है। एंड इट्स फाइन पार्टिकल्स, और इसके छोटे छोटे या हम कह सकते हैं महीन कणों के लिए, ठीक है। रेफर यानी कि प्रस्तुत करना, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो को प्रस्तुत किया गया है स्नो फ्लैक्स बर्फ के टुकड़ों और इट्स फाइन पार्टिकल्स और उसके महीन कणों के लिए, ठीक है। या कह सकते हैं इसका तात्पर्य बर्फ के टुकड़े और इसके महीन कणों से है। द पोएट्स मूड चेंज ड्यू टू द सडन शॉवर ऑफ स्नो फ्लैक्स। जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू किसके कारण, मतलब कि द सडन शॉवर ऑफ स्नो फ्लैक्स। अचानक, शोर माने बौछार, ऑफ स्नो फ्लैक्स माने बर्फ के कणों की अचानक बौछार के कारण जो पोएट है उनकी मनोदशा बदल गई। ही वॉज इन डिसमय अर्लियर। वह पहले क्या थे? वह पहले दुखी थे। वट इट चेंज टू हैप्पी। लेकिन वह जल्द ही हैप्पी एंड जॉयफुल, लेकिन वह जल्द ही आनंद और खुशी से चेंज हो गए। उनका मूड जो है चेंज हो गया। मूड एज ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, क्योंकि ही फेल्ट, वो महसूस कर रहे थे रिफ्रेश, तरोताज़ा, एंड री एनर्जीड यानी कि ऊर्जावान, टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द मनी। टू एंजॉय आनंद मतलब आनंद करने के लिए, द रेस्ट ऑफ द ड्यू मतलब कि जो उनका शेष यानी कि बचा हुआ जो दिन था उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाउ डज फ्रास्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। जो फ्रस्ट है यानी कि रॉबर्ट फ्रस्ट, ठीक है, उन्होंने हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोएम को कंपोज किया है। तो हाउ डज फ्रस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। तो कह रहे हैं कि जो कवि हैं, ठीक है, उन्होंने इस कविता में प्रकृति को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। नीचे क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। सॉरी द फॉलोइंग क्वेश्चंस may हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं हेल्प यू टू थिंक मतलब कि आपकी मदद करेंगे थिंक ऑफ एन आंसर, सोचने में, एक आंसर सोचने में मदद करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कह रहा है कि मतलब अक्सर जो कविताएं लिखी जाती है उनमें किन पक्षियों का नाम प्रयुक्त होता है, ठीक है। यूजुअली तो क्या डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम। क्या आप सोच सकते हैं कि कौवे को कभी मतलब आपको लगता है कि कौवे को कभी कविताओं में प्रस्तुत किया गया है? तो और उसके बाद में जब द when what images come to your mind when you think of a crow। मतलब जब आप सोचते हैं कौवे के बारे में, what images, क्या इमेज लाते हो, come to your mind, आपके दिमाग में क्या इमेज आती है, क्या आप उसके बारे में कल्पना करते हो। जब आप मतलब उसके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है। जनरली साधारणतः या कह सकते हैं आमतौर पर पोएट्स कंसीडर वर्ड्स एंड ट्रीज टू रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड पॉजिटिव क्वालिटीज सच एज पैरेट, पिकॉक, कोको, इट्सी। मतलब हम क्या देखते हैं कि जो कवि होते हैं वो कंसीडर बर्ड्स एंड ट्रीज टू रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड पॉजिटिव क्वालिटी,
बर्ड्स यानी कि पक्षियों और पेड़ों को रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूटी एंड पॉजिटिव क्वालिटीज, ब्यूटी यानी कि सुंदरता एंड पॉजिटिव क्वालिटीज यानी कि सकारात्मक गुणों के लिए सच एज पैरट जैसे कि एक तोता, पीकॉक यानी कि मोर, कुकू, कोयल इसी आदि। मतलब कि कभी जो है वह साधारणतः किसको कौन से पक्षी हो जैसे कि पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, कुकू हो गया, ठीक है, कोयल हो गया, उनको उनको सुंदरता और सकारात्मक गुणों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ट्रीज और पौधे कंसिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वेयर टेस्टी फ्रूट्स। और पौधों में क्या होता है, पौधों में ब्यूटीफुल सुंदर फूल और टेस्टी फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट फल लगते हैं आदि। इन दिस पोएम, इस कविता में फर्स्ट मेंशंस ऑफ अ क्रो इन दिस पोएम, मतलब कि जो फर्स्ट हैं उन्होंने मेंशन किया है कौवे को, ठीक है, विच इज ऑफन नॉट यूज्ड इन पोएम बाय पोएट्स, जो कि मतलब अक्सर कविताओं में यूज़ नहीं किया जाता। पोएट्स मतलब कि कवियों के द्वारा कविताओं में यूज़ नहीं किया जाता। जनरली अ क्रो इज़ अ ब्लैक कलर, जो कौवा होता है वह एक ब्लैक कलर का पक्षी होता है, ब्लैक कलर बर्ड दैट हैज़ हार्श वॉइस, और उसकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वह कठोर होती, कड़ी होती है। एंड इज़ कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, और जो सिंबल मतलब इसका जो सिंबल यानी कि प्रतीक माना जाता है ऑफ बैड ओमेन, बुरी अपशकुनों के लिए इसको प्रतीक माना जाता है। मतलब ऐसा मानते हैं कि जब कौआ को देखते हैं तो कहते हैं कि बुरा प्रतीक, ठीक है। तो देयर फॉर द बर्ड क्रो इन द पोएम डिपिक्ट्स फॉरवर्डिंग एंड डिप्रेसिंग पिक्चर टू आवर माइंड। तो इसलिए द बर्ड क्रो मतलब कि जो बर्ड क्रो कौआ शब्द है इन द पोएम कविताओं में डिपिक्ट्स फॉरवर्डिंग एंड डिप्रेसिंग पिक्चर टू आवर माइंड, हमारे दिमाग में पूर्वाभास और निराशाजनक चित्रों को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, सॉरी दूसरे का दूसरा। अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री, फिर व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, मतलब कि हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन, ठीक है। तो मतलब पोएट ने क्यों नहीं लिखा, किसके बारे में, जैसे कि ब्यूटीफुल ट्रीज हो गए, जैसे कि एक मैपल यानी कि ब्लू, सॉरी चिनार, ओक मतलब कि ब्लू, पाइन देवदार, ठीक है। कवि ने सुंदर पौधे, सुंदर पेड़ जैसे कि कह रहा है ब्लू, चिनार, बलूत, देवदार, ठीक है, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट मेंशंस अबाउट अ हेमलॉक ट्री दैट इज अ poisonous plant having small white flowers, जो फर्स्ट है यानी कि रॉबर्ट फर्स्ट है, उन्होंने मेंशन किया है अबाउट बारे में हेमलॉक ट्री यानी कि एक धतूरे के पेड़ के बारे में, ठीक है। दैट इज जो इज अ पॉइजनस प्लांट, जो कि एक जहरीला, हैविंग स्मॉल वाइट फ्लावर्स यानी कि छोटे फूलों वाला पौधा है। द पोएट हाउएवर, कवि हालांकि डिड नॉट चूज टू यूज अ मैपल, पाइन और ओक ट्री दैट सिंबलाइज ब्यूटी एंड जयफुल, जो कवि ने है उसने हालांकि डिड नॉट चूज नहीं किया, चुना नहीं है किसको, यूज अ मैपल मतलब कि बलूत, चिनार, ठीक है, देवदार, ये पौधों को चिनार, बलूत, देवदार, इन पौधों को चूज नहीं किया। दैट सिंबलाइज, जो कि सिंबलाइज यानी कि प्रतीक है ब्यूटी एंड जॉयफुलनेस, सुंदरता और खुशी के, ठीक है। इंस्टीड, इसके बजाय ही चूज द हेमलॉक ट्री, इसके बजाय उसने किसको चुना, हेमलॉक ट्री को चुना। वाइल लिविंग, जो कि वाइल लिविंग असाइड ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ नेचर टू रिप्रेजेंट हिज सैडनेस एंड रिग्रेटफुल, मतलब कि हिज सैडनेस, उसकी निराशा, एंड रिग्रेटफुल फीलिंग यानी कि उदासी और खेदजनक भावनाओं का, ठीक है। प्रकृति के अन्य पौधों को छोड़कर, सुंदर पौधों को छोड़कर उसने हेमलॉक ट्री को चुना। तो फर्स्ट मेंशन अबाउट अ हेमलॉक ट्री दैट इज अ पॉइजनस प्लांट्स हैविंग small white flowers that sorry the poet however did not choose to use a maple, pine or oak tree that symbolize beauty and joyfulness. Instead he chose the hemlock tree while leaving aside all the मतलब while leaving मतलब aside all the beautiful, सभी पौधों को छोड़कर, ठीक है,
ब्यूटीफुल ट्रीज को छोड़कर ऑफ नेचर प्रकृति के टू रिप्रेजेंट हिज सैडनेस एंड रिग्रेटफुल फीलिंग, प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी उदासी एंड रिग्रेटफुल फीलिंग्स, मतलब कि अपनी निराशाजनक भावनाओं को कह सकते हैं या खेदजनक भावनाओं को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए उसने हेमलॉक ट्री को चुना। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow takes off a hemlock tree stand for? कह रहा है कौवा और हेमलॉक यानी कि जो धतूरा है, ठीक है, कौवा और हेमलॉक कविता में किसका जॉय और सौर मतलब कि दुखी और कह सकते हैं सुख या दुख का, मतलब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो टैग्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? बर्फ की धूल जिसे कौवे ने हेमलॉक पेड़ से नीचे गिराई थी, ठीक है, कौवे ने क्या किया था, हेमलॉक पेड़ से नीचे गिराई थी, का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेसिंग मूड एंड फीलिंग्स फेल्ट बाय द पोएट एंड दिस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। कौवा और हेमलॉक ट्री, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं सोरो एंड डिप्रेसिंग मूड, ठीक है, एंड फीलिंग्स फेल्ट बाय द पोएट इन दिस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब कि जो ये पूंजीवादी दुनिया में कौवा और जो हेमलॉक ट्री है वह दुख और डिप्रेसिंग मूड यानी कि निराशाजनक मूड को व्यक्त करते हैं, एंड फीलिंग्स फेल्ट बाय द पोएट इन दिस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। तो कह सकते हैं कौवा और हेमलॉक पेड़ इस पूंजीवादी दुनिया में कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में कवि द्वारा महसूस किए गए दुख और निराशाजनक मनोदशा और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज द सेंस ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी इन हिम। बर्फ की धूल उनमें प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा, ठीक है, प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा की प्रतीक है, ठीक है, इन हिम उनमें। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैग्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री रेफर्स टू द सैड, मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो दैट जो कौवे ने क्या की थी, हेमलॉक ट्री से नीचे गिराई थी, ठीक है, और ट्री रेफर्स क्या करता है, रेफर करता है टू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स, वो क्या करता है, किसको रेफर करता है, दुख और डिप्रेसिंग मोमेंट्स मतलब कि निराशाजनक क्षणों एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट initially, which were gone as he enters into a joyful and optimistic feeling. कवि द्वारा शुरू में अनुभव किए गए दुखद और डिप्रेसिंग मोमेंट्स यानी कि निराशाजनक क्षणों which were gone as he enters into a joyful and optimistic feeling. तो कवि के द्वारा जो मतलब कौवा है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक पेड़ से हिलाता है जो कि दुखद और डिप्रेसिंग मोमेंट्स यानी कि निराशाजनक क्षणों को संदर्भित करता है, जो कि हर्षित और आशावादी भावना में प्रवेश करते ही चले गए थे। आशावादी भावना यानी कि ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, ठीक है। अगले देखते हैं, अगले हमारा क्वेश्चन 3 हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। ये कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ जब आपने निराशा और आशा विहीन महसूस किया हो, फील किया हो। Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या मतलब आपने अनुभव किया, क्या महसूस किया कि इस प्रकार के क्षण आपने अनुभव किए जब आपकी मनोदशा बदली हो, मतलब मूड बदल गया हो। या देयर हैव बीन, ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी होता है, तो यस देयर हैव बीन innumerable times, ठीक है, when I felt sad,
यूनिमेरेबल मतलब कि कई, या कह सकते हैं असंख्य, ठीक है। असंख्य मतलब कि असंख्य बार ऐसा हुआ जब हमने फेल्ट मतलब कि, हाँ, कई बार ऐसा हुआ जब मैंने अपने जीवन में, इन माय लाइफ, अपने जीवन में कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के ड्यू टू कारण उदास और आशा विहीन महसूस किया। आई फेल्ट, ठीक है। समटाइम्स, कई बार, सच मोमेंट्स वर कॉज्ड ड्यू टू indifferent behavior and attitude of other people, and sometimes due to my own conduct। कह रहा कभी ऐसे क्षण उदासीन, मतलब कभी ऐसे क्षण अन्य लोगों के उदासीन और कह सकते हैं उदासीन व्यवहार और रवैये के कारण होते थे, तो कभी मेरे अपने आचरण के कारण, ठीक है। ऑन वन ओकेशन, एक अवसर पर, आई रिटर्न टाइड एंड अपसेट फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से अपसेट, दुखी और मतलब थककर लौटी, ठीक है, परेशान और थककर लौटी। अपन रीचिंग होम मतलब कि घर पहुंचने पर, माई पप्पी जम्प्ड एंड एम्ब्रेस्ड मी। जो मेरा पप्पी था, ठीक है, जम्प्ड यानी कि कूद रहा था, एंड एम्ब्रेस्ड मी, और मुझे गले लगा ली। मतलब कि जब मैं घर पहुंची, ठीक है, तो मेरा पप्पी जो था वो कूदने लगा और मुझे गले लगा लिया। दिस लिटिल जॉय लिटरली चेंज्ड माई मूड। और इस छोटे आनंद ने मेरे मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एंड वाई ओवर जॉयड फॉर सच अ नाइस gesture by the little creatures, and this uplifted my mood for the rest of the day। तो इस छोटे जीव के लिए, इतने अच्छे हाव भाव के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और इसने मेरे मूड को बाकी दिनों के लिए क्या कर दिया, अपलिफ्टेड मतलब के ऊपर उठा दिया। सोन आई फ्रेशन अप एंड played with my puppy for a while and caressed him with love and affection। जल्द ही मैं फ्रेशनर मतलब कि तरोताज़ा हो गए, एंड प्लेड खेली विद माई पप्पी, अपने पप्पी के साथ, फॉर अ वाइल एंड कैरेज्ड हिम विद लव एंड अफेक्शन, और उसे प्यार और स्नेह के साथ सहलाया। तो आज के हमारे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन थे और हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन 3 है, ये आप अपनी लाइफ में जब भी मतलब आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपका मूड जो मतलब पहले दुखी हुआ हो, उसके बाद में आपका मूड बिल्कुल जॉयफुल, आई मीन आनंद के साथ भर गया हो, अगर ऐसा हुआ हो तो आप उस को भी इसमें मतलब लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स उसमें लिख सकते हैं। ये मैंने सभी के लिए, अगर ना आप लिख पाएँ तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है, ठीक है। बकाया आप को अगर ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसी पे है, मैंने एक इसे ऐसे ही लिख दिया ताकि आप सभी के काम आए। एंड और आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। देन मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं चैप्टर 1 है हमारा, उसके 4 पार्ट बना चुकी हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको लगा हो कि ठीक है थोड़े बहुत, तो आप देख लीजिएगा। उसे भी मैंने बहुत अच्छे से एकदम सटीक आंसर निकाल के रखे थे, और उसे मैंने बहुत अच्छे से उसमें शेयर किया है आप सभी के साथ। आप सभी देख लीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, तो इससे पहले ही मैं आप सभी से छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।